तो दोस्तों अगले लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि जो हमारा कर्तव्य बनता है हमारे संविधान अपने देश के प्रति, वो क्या क्या है और कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है और उससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। आइए उसको डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि ये कौन से पार्ट में मेंशन किया गया है। तो पार्ट नंबर है 4A। एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं अपने सारे पार्ट्स को। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सेकंड में हमने देखा सिटीजनशिप कि पहले टेरिटरी आया, फिर लोग आए तो उनको नागरिकता के लिए सिटीजनशिप दिया। तीसरा, लोग जब आ गए तो उनको कुछ अधिकार चाहिए, तो तीसरा पार्ट में क्या दिया, फंडामेंटल राइट्स। अब लोगों को अधिकार मिल गए, अब सरकार को भी कुछ दिशा निर्देश होना चाहिए कि पॉलिसी कैसी बनानी है। तो चौथा में क्या हो गया, DPSP। अब उसी में ऐड किया गया है 4A, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, कि लोगों को जब सरकार राइट्स दे रही है तो बदले में लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने देश के प्रति कुछ ड्यूटीज़ को निभाएं। तो वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। कौन कौन से ड्यूटीज़ हैं वो सब आगे देखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 4A याद रखना है। सेकंड, आर्टिकल कौन सा है, तो 51A। थर्ड, कई बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन कि ये कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से इंस्पायर्ड है। तो इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम USSR, यानी कि रशिया से हमने इस चीज़ को अडेप्ट किया है। फोर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसकी रिकमेंडेशन पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, स्वर्ण सिंह कमेटी कब बनाई गई थी, तो 1976 में ही बना था ये भी, और उसी समय इसने रिकमेंड किया और बाद में इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से शामिल कर लिया गया। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है कि नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है ये। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो लिखा है उसके लागू कराने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं कि ऐसा इसमें लिखा है तो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स करा दें हम, नहीं। ये मोरल और सिविक ड्यूटीज़ है, एक लोगों को मोरली एक कंपेल करता है कि आप ऐसा करिए, बट अगर वो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ ऐसा कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल। आगे देखते हैं। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितने ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था, टोटल 8 ड्यूटीज़ को इन्होंने रिकमेंड किया था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया कितना को, तो 10 ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ओरिजिनली जब 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था तो उस समय कितने ड्यूटीज़ थे, तो उस समय कितने थे, 10 ड्यूटीज़ थे। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। तो ओरिजिनली 10 ड्यूटीज़ थे इंक्लूड किए गए, और बाद में आगे चल करके कितना हो गया, तो आगे चल करके 11 ड्यूटीज़ हो गया। कौन सा हुआ वो देखेंगे आगे। तो देखिए, पहले देख लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सा है। तो पहला क्या है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है उसमें लिखा हुआ उस चीज़ को मानना है और रिस्पेक्ट करना है किसको, आइडियल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, और अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को। ये हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करें और नेशनल एंथम को। ठीक है, दूसरा, तो ये पहला वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। बाकी तो आगे देखते हैं और कोई, लेकिन पहला वाला ध्यान में रखना है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इंपॉर्टेंट नहीं है आगे। ठीक है, अब जो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, ये सबको अपहोल्ड करना है, मेंटेन करके रखना है। कंट्री को जब भी ज़रूरत पड़े तो उसको डिफेंड करना है, देश के लिए लड़ना है, ज़रूरत पड़ने पर आगे किसी सर्विस के लिए बुलाया जाए तो आगे आना है। ब्रदरहुड को प्रमोट करना है, एक दूसरे से मेल मिलाप करके रहना है। ठीक है, जो भी डिस्पाइट बीइंग डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज और जो भी रीजनल डाइवर्सिटी है, उन सब के बावजूद एक दूसरे को ब्रदर मानना है, ब्रदरहुड शो करना है और मिल करके रहना है। ये सब चीज़ें लिखी गई है। और देश का जो रिच हेरिटेज है वो सबको प्रिजर्व करना है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट केवल ये पहला वाला था, तो ये पहला ड्यूटी याद रखना है। ठीक है, कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे अबाइड करना है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है। अब ऐसे बोलने पर तो कोई करेगा नहीं ना, और ये नॉन जस्टिसिएबल भी है, यानी कि अगर नहीं कर रहा है तो कोर्ट कुछ कर भी नहीं सकता है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके बेसिस पर लॉ तो बना सकते हैं, कोई एक्ट को फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए एक्ट, देखो इससे रिलेटेड कौन सा एक्ट है, एक प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये 1971 में एक बना था एक्ट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ खुद में नॉन जस्टिसिएबल है, बट इन ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करने के लिए अलग से एक्ट बना सकती है
हमारी जो लेजिस्लेचर है वो, तो उन्होंने एक्ट एक बनाया था 71 में कि जो नेशनल ऑनर एक्ट है, इसमें जो भी हमारा जो नेशनल ऑनर का चीज़ है उसको अगर इंसल्ट होने से बचाने के लिए एक्ट बनाया गया है कि अगर वो कोई करता है तो उसके खिलाफ ये सजाएं निर्धारित है इसमें। इसके अलावा फिर एक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया लाया गया था 2002 में। इसमें बताया गया था कि जो हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं तो उसका क्या रूल्स है, फ्लैग का साइज़ क्या होना चाहिए, फ्लैग होस्टिंग का टाइमिंग क्या होना चाहिए। पहले था क्या कि सुबह में हम फ्लैग होस्टिंग करेंगे और शाम को झंडा उतार लेना है, ठीक है। बट बाद में फिर अभी रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया हर घर तिरंगा अभियान के तहत, और इसको अलाउ कर दिया गया कि अब आप रात में भी लगा करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में मेंशन है। तो जो भी हम देख रहे हैं कि ड्यूटीज़ खुद में नॉन जस्टिसिएबल है, बट उससे रिलेटेड एक्ट बना करके हम उसको जस्टिसिएबल, उस पॉइंट को, कुछ पर्टिकुलर ड्यूटीज़ को बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला कौन ड्यूटीज़ है। तो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक, इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी ड्यूटीज़, जो इंपॉर्टेंट था वो पहला था, ठीक है। टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, हिंसा को त्यागना है, वायलेंस से बचना है, ये सब चीज़ें लिखी गई है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस के लिए कोशिश करनी है हर एक स्फेयर में, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिव एक्टिविटीज़ के थ्रू, ये सब। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये लेटेस्ट वाला 11 नंबर, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि ओरिजिनली कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए गए थे, 10 थे। बाद में ये 2002 में अमेंडमेंट किया गया, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है, ठीक है, कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है। तो इसमें क्या दिया गया है कि 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को जो है ना पढ़ाने के लिए भेजना है। किसकी जिम्मेदारी है ये? तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को वो पढ़ाने के लिए भेजें, ठीक है। तो ये कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद रखना है, रिपीटेडली पूछा गया एग्जाम में 2002 में। और इसी समय एक क्या जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A भी, ठीक है, जो राइट टू एजुकेशन को प्रमोट करता है और उसको एक फंडामेंटल राइट बनाया हमारा। तो 86th अमेंडमेंट से दो चीज़ें आई थी, एक तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ा गया और दूसरा वो फंडामेंटल राइट बनाया गया, ओके। अच्छा, जैसे हमने पीछे देखा कि कुछ ड्यूटीज़ को इन्फोर्सिएबल करने के लिए, इन्फोर्सेबल बनाने के लिए कुछ एक्ट्स अलग से लाए गए थे, तो उसी तरह यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब ऐसे कोई नेचुरल इन्वायरमेंट को तो खुद से करेगा नहीं, तो उसके लिए एक बनाया गया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, ठीक है, ताकि इन्वायरमेंट के लिए लोग सजग हों और उससे रिलेटेड चीज़ें कोई गलत स्टेप ना, जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह क्या करती हैं कि बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर देती है और जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो अब ये एक एक्ट बनाया गया ताकि इन अगर ऐसा कोई भी फैक्ट्रीज कुछ कर रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी और इन सब चीज़ को सेफगार्ड करना है। तो अब इसको लागू कराने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया? तो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। 1984 में क्या हुआ था दोस्तों, उस समय सिख राइट्स बहुत ज़्यादा हुए थे। तो सिख राइट्स के दौरान क्या हुआ था ना, पब्लिक प्रॉपर्टी बहुत धड़ल्ले से डैमेज हुई थी। तो वो चीज़ दोबारा आगे ना हो, उस चीज़ के लिए ये कानून बनाया गया। उसी तरह 1986 में ये क्यों लाया गया था? तो 1984 में ही क्या हुआ था, जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था, तो भोपाल गैस ट्रेजिडी जैसी चीज़ें दोबारा ना हो, इसलिए ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया। क्योंकि क्या है, सिर्फ मोरली और ये सब चीज़ें लागू कर देने से तो होता नहीं है। जब तक कि आपको कोई सज़ा ना हो किसी चीज़ के लिए, लोगों में उस चीज़ के लिए कोई डर नहीं रहेगा, तब तक वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। तो दैट्स वाई इन सब एक्ट्स को लाया गया। उसी तरह ये राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था। 86 अमेंडमेंट से इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो बना दिया गया, लेकिन जब तक एक्ट नहीं बना तब तक इसका सही तरीके से लागू इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिला नहीं देश में। इसलिए क्या किया गया 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, इसको शॉर्ट में कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। 2009 में लाया गया था ये और लागू किया गया था इसको 2010 में। तो ये सारे एक्ट्स जो मैं बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो इसको ध्यान में रखना है, अपने नोट्स में अपडेट कर लेना है। बाकी प्रीलिम्स में 2 फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद रखना है, एक पहला और एक आखिरी 11 नंबर। इम्पॉर्टेंस, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इंपॉर्टेंस क्या है, ये मेंस में आता है, बीपीएससी मेंस में कई 1-2 बार क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ध्यान देंगे। पहला इंपॉर्टेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटी का? तो ये एक रिमाइंडर के तौर पर काम करता है
सिटीजन्स को ये याद दिलाता है कि जब आप फंडामेंटल राइट्स जहाँ पर एंजॉय कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी भी कुछ ड्यूटी बनती है अपने देश के प्रति। तो वो सब ये रिमाइंड कराने का काम करता है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि जुडिशियरी को हेल्प करता है। जुडिशियरी को कैसे हेल्प करता है? जैसे कोई जुडिशियरी किसी डिसीजन लेने में फंस रही है तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरफ जा सकती है, वहाँ देख सकती है कि एक सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसके बेसिस पर वो कुछ डिसीजंस ले सकती है। अगला इंपॉर्टेंस क्या है कि इट एक्ट्स एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर लॉ मेकर्स। तो जो लॉ मेकर्स हैं उनके लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये लॉ बनाने में हेल्प करता है। अभी हमने पीछे देखा कि बहुत सारे एक्ट लेकर के आए गए हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड थे। तो वो एक्ट ऑब्वियस बात है कहाँ से वो इंस्पायर्ड है, इन्हीं ड्यूटीज से इंस्पायर्ड है। तो वो एक तरह से ये ड्यूटीज़ क्या कर रही है, हेल्प कर रही है लॉ मेकर्स को लॉ बनाने में, ठीक है, कोई भी पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में। अगला है क्रिटिसिज्म। तो बीपीएससी में जो सवाल आता है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, उसमें इंपॉर्टेंस क्रिटिसिज्म हर एक चीज़ पूछा जाता है। तो क्रिटिसिज्म क्या है, क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग इसको? पहला ही टर्म है नॉन जस्टिसिएबल। चूँकि नॉन जस्टिसिएबल है इसलिए लोग इसको उतना तवज्जो नहीं देते, नहीं फॉलो करते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन वही है कि अब अलग से एक्ट बनाने पर फिर इसको ऑब्वियस बात है लोग फॉलो करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अनअवेयरनेस। लोग क्या है इसके बारे में, लोगों को पता ही नहीं है ज़्यादातर लोगों को कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, देश के प्रति हमारी ड्यूटीज़ क्या है। अब ये चीज़ पता नहीं है तो लोग करेंगे भी नहीं ना, ऑब्वियस बात है। तीसरा, लैंग्वेज यूज टू आर्टिकुलेट फंडामेंटल ड्यूटीज इज वेग। वेग, सब्जेक्टिव एंड एम्बिगुअस। क्या मतलब है, जो भी लैंग्वेज लिखा गया है ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, वो बड़ा ही वेग तरीके का है, मतलब स्पष्ट नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली पॉइंट आउट नहीं किया गया है कि आपको ये चीज़ें करनी है। अब जैसे एक लिख दिया गया है सेकंड ड्यूटी में क्या है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो आइडियल्स थे उनको चेरिश करना है, उनको फॉलो करना है। अब कुछ आइडियल फ्रीडम स्ट्रगल में क्या थे, हमने देखा है हिस्ट्री में कि कुछ रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे, जैसे जो हिंसा को अपनाए हुए थे। अब वो आज के डेट में अभी फॉलो करेंगे तो फिर एनार्किज्म की तरफ जाएगा कंट्री। तो इसलिए एम्बिग्विटी है थोड़ा, तो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, तो वो उसको लेकर के क्रिटिसिज्म किया जाता है इसका। अगला पॉइंट क्या है, इसको ऐड किया गया है पार्ट 4 में, पार्ट 4A की तरह, यानी कि पार्ट 4 का एक हिस्सा के तौर पे उसका सब पार्ट बना करके ऐड कर दिया गया। इससे क्या है कि इसका सिग्निफिकेंस, इसकी वैल्यू क्या है, रिड्यूस होती है, घटती है ना। दूसरा चीज़ क्या है कि पार्ट 3 में था फंडामेंटल राइट, तो पार्ट 3 के साथ ही इसको ऐड करते अगर हम, तो लोगों को ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होकर के नज़र आती, ज़्यादा माइंड में क्लिक करती कि फंडामेंटल राइट हमारा ये है और इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें ये करनी। बट इसको ऐड कर दिया गया पार्ट 4 के साथ, तो वो चीज़ को लेके थोड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है वो ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं जिसको इसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया है। जैसे नंबर 1 है कास्टिंग वोट। आज के डेट में भी जो वोट कास्टिंग है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 60% के आसपास है। तो आप खुद इमेजिन करो कि 150 करोड़ की आबादी में, जिसमें 18+ जो वोट देने वाले लोग होंगे मिनिमम 100 करोड़ होंगे, उसमें सिर्फ 60% लोग ही वोटिंग कर रहे हैं, बाकी 40% यानी कि रफली 40 करोड़ लोग जो है वोटिंग नहीं कर रहे हैं, वोट देने नहीं जा रहे हैं, जिस भी कारण हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कवर होनी चाहिए थी, जो नहीं है। अगला है पेइंग टैक्सेस। लोग टैक्स पे करने से बचते हैं, अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं, तो इसको भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड करनी चाहिए थी ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैले इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो ये भी नहीं किया गया है। तो इन सब पॉइंट्स पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है बीपीएससी मेंस के लिहाज से, तो इसको काइंडली नोट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आगे देखेंगे पार्ट 5 के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।